हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम हमारी हिस्ट्री की जर्नी को और कंटिन्यू करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड यूनिट ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब इस यूनिट को हम 5 टॉपिक में डिवाइड करेंगे, दैट इज मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल राइटिंग द हिस्ट्री। और इन सबको मैं पढ़ाने वाला हूँ। माय नेम इज़ आनंद सोनी। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोर्सेज का मतलब क्या होता है। सोर्सेज का मतलब होता है उस चीज़ का ओरिजिन, मतलब जहाँ से वो चीज़ हमें मिलती है। जैसे कि अभी रेन का सोर्स होता है क्लाउड, सनलाइट का सोर्स होता है सन। उसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड यूनिट, दैट इज मटेरियल सोर्सेज। अब मटेरियल सोर्सेज मतलब क्या होता है? मटेरियल सोर्सेज मतलब होता है कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है मटेरियल। और हिस्ट्री में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी उन्हें भी कहा जाता था मटेरियल और आर्टिफैक्ट्स। अभी आप ऐसा सोच रहे होगे कि ये आर्टिफैक्ट उस टाइम पे यूज़ होते थे, बट उस टाइम के बाद में अभी ये हमें पता कैसे चलता है, कौन हमें बताता है इसके बारे में कि ये किस टाइम के है, कौन से पीरियड के हिस्ट्री के। इसका आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ग्राउंड में डिग अप करते हैं, मतलब खोद के सामान निकालते हैं वो बाहर। जैसे कि यहाँ पे हम पिक्चर्स के थ्रू एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने चीज़ें खोद के बाहर निकाली और पूरे दुनिया को इंट्रोड्यूस किया कि ये चीज़ें एंशिएंट हिस्ट्री में यूज़ होती थी। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो चीज़ें खोद के बाहर भी निकालते हैं, उसके बाद में वो स्टडी करते हैं और अच्छे से बताते हैं स्टडी करने के बाद में कि ये चीज़ें कौन से पीरियड की है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स। पहला एग्जांपल है अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे पानी स्टोर करने के लिए या कोई भी मोस्टली लिक्विड स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। अभी आप सोच रहे होगे कि अर्थन पॉट्स कैसे बन सकता है हिस्ट्री का सोर्स। तो अभी ये जो मिट्टी यूज़ होती थी उस टाइम में, उससे और उसके बाद में वो कौन सा शेप देते थे अर्थन पॉट्स को, उसके बाद में जो टेक्सचर होते थे अर्थन पॉट्स के ऊपर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद में अलग अलग जो उनको शेप दिए जाते थे, उससे हमें पता चलता है कि वो कौन से पीरियड के हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी ऑर्नामेंट्स। अभी ऑर्नामेंट्स जो है, जैसे हम भी आजकल अभी जो ज्वेलरी यूज़ करते हैं वो आगे की जनरेशन्स के लिए जाके बन जाएगा हमारा हिस्ट्री का सोर्स। उसी तरह से पास्ट के जो पीपल जो थे, एंशिएंट टाइम के जो पीपल थे, वो लोग जो ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे वो हमारे लिए एक हिस्ट्री का सोर्स बन जाता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट उसके ऊपर स्टडी करके पता करते हैं कि ये कौन से पीरियड के हैं और इससे हमें उनके बारे में पता चलता है जो लोग पास्ट में कैसे जीते थे, उसके बाद में वो कैसे तरीके के कपड़े पहनते थे, कैसे ज्वेलरी उनको पसंद आती थी, उस सब के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट वन इज द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ फॉसिल्स है और कुछ स्केलेटन्स है, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के एनिमल्स कैसे थे। जैसे कि हम यहाँ पे मैमथ को देख सकते हैं। अभी जो एलिफेंट्स है उनके ऊपर इतना फर नहीं होता है जितना मैमथ के ऊपर था। जो एंशिएंट टाइम का एलिफेंट जो था उसे बहुत ज़्यादा फर था एज कम्पेयर टू टुडेज एलिफेंट्स। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के एनिमल्स कैसे थे, उनका जो रिमेन्स होते हैं, ये जो स्केलेटन्स है, टीथ है, उसके बाद में जो फर होता है, स्किन जो होती है वो तो ख़राब हो जाती है, बट जो बाल होते हैं इनके, जो फर जो होता है वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट वन इज सीड्स एंड फूड। अभी आप सोच रहे होगे कि खाना जो होता है और बीज जो होते हैं ये तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर ये हिस्ट्री का सोर्स कैसे बन सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता होगा कि सीड्स और फूड जो होते हैं, ग्रेन्स, गेहूँ और सब जो हो गए, इन सबको जो है गर्मी देनी पड़ती है ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी। और एंशिएंट टाइम में भी ऐसे ही किया जाता था। तो भट्टी में जब उसको गर्म करते थे एंशिएंट टाइम में, वो चारकोल टाइप का एक रूप ले लेते थे और इन्हें खाया नहीं जा सकता था।
और ये जो ग्रेन्स होते हैं इन्हें कहा जाता है चार्ड ग्रेन्स, CHARRED, चार्ड ग्रेन्स। ये जो होते हैं ग्रेन्स खराब नहीं होते और बहुत लंबे टाइम तक टिकते हैं। ये ग्रेन्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक पड़ गए, नॉर्मली ग्रेन्स इस तरीके से होते हैं, बट जब इन्हें भट्टी में गर्म कर दिया जाता है, ओवर हीट जो हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उससे ये ग्रेन्स चार्ड ग्रेन्स बन जाते हैं और ये ग्रेन्स जो है वो ख़राब नहीं होते और लोग खाते नहीं थे उस टाइम पे। सो आर्कियोलॉजिस्ट को डिगअप करने के बाद में पता चला कि ऐसे ग्रेन्स यूज़ होते थे उस टाइम पे और उन्हें उस टाइम के जो खान पान जो था, लोगों का डाइट उस टाइम पे कैसा था, वो इस सब सीड से पता चलता है। सो नेक्स्ट वन इज रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग। जैसे कि हमें पता है कि आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हो गए और किले हो गए राजा महाराजा के, जो हज़ारों सालों से बहुत पुराने हैं, बट आज भी हमें देख सकते हैं। दोज आर कॉल्ड द रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। ये हमारे हिस्ट्री के बहुत लाजवाब एग्जाम्पल बन जाते हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं उन एग्जाम्पल्स को देखने, उन बिल्डिंग्स को देखने, उससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ता है। सो ये सब जो है हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज बन जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉइन्स एंड सील्स। अभी जैसा कि हम यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, ये जो सील्स हैं, ये सील यूज़ होती थी बहुत पहले के एंशियंट टाइम में, जब लोगों के पास में मनी, कॉइन्स, ये सब चीज़ें नहीं थी, तब ये सील्स चलते थे। मतलब मुद्राएं बोलते हैं इनको, तब मुद्राएं चलती थी। और उसके बाद में आए कॉइन्स। अब यहाँ पे कुछ बहुत एंशियंट टाइम के कॉइन्स के हमारे पास में फ़ोटो है, आप इन्हें स्टडी कर सकते हैं। और बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, कभी अपने दादा दादी जी अगर जो होंगे, उन्हें पूछना आप कि उनके टाइम पे कैसे कॉइन्स थे। अगर उनके पास कोई सैंपल या कोई ऐसा होगा तो आपको बताएंगे वो कि उनके टाइम पे जो कॉइन्स थे वो बहुत अलग टाइप थे। उनका शेप, साइज़, डिज़ाइन, टेक्सचर जो था, ये सब बहुत अलग था। उसके बाद में जो मटेरियल यूज़ होता था कॉइन बनाने में, वो भी डिफरेंट था। सो ये सब जो थे कॉइन्स एंड सील्स, ये भी हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज बन जाते हैं। नेक्स्ट वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स। मैंने ये कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा एग्जांपल्स डाले हैं, जैसे कि पेंटिंग्स हो गई, ये भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं। उसके बाद में छोटे छोटे स्कल्पचर्स जो होते हैं, बड़े बड़े स्कल्पचर जो होते हैं, उन्हें भी हम आर्टिफैक्ट्स में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सिरेमिक मटेरियल से बने हुए पॉट्स है, जो कि आर्टिफैक्ट्स में आते हैं और हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। So now let's move towards our second topic, that is the written sources. So इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले इंसान थे, जो सबसे पहले ह्यूमन हमारी जो प्रजाति थी, उस टाइम पे मतलब लिखना, जो स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं आज, ऐसा सब कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। सो लोग जो थे वो एक दूसरे से साइन और सिम्बॉल्स एक दूसरे को बता के ऐसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। मतलब बातें जो होती थी वो इशारों में होती थी और कभी भी ऐसा मतलब लिखा हुआ कुछ उनके पास सोर्स नहीं था। सो जो हज़ारों साल लगे तब जाके कुछ एक छोटा सा उन्होंने एक बनाया सोर्स, जिससे वो एक दूसरे को लिख के बता सके, कि वो एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सके कि हम फील कैसा कर रहे हैं, इमोशंस जो है अपने, वो सब लिख के बता सके, या फिर ड्रॉ करके या फिर पेंट करके, जो भी था। बट रिटन सोर्स जो था उसे डेवलप होने में हज़ारों साल लग गए। शुरू में लोग सिर्फ एक दूसरे से साइंस एंड सिम्बॉल्स के थ्रू एक दूसरे से बात करते थे वो। सो स्टोन एज के बाद में जो था, उस टाइम के बाद में हमें सोर्सेज जो थे वो रिटन सोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए। मतलब पेंटिंग, स्टोन के ऊपर पेंटिंग करना, उसके बाद में क्या बोलते हैं, लिखना कॉपर प्लेट्स के ऊपर, ये सब जो चीज़ें थी ये सब बहुत बाद में आई है। शुरू से ऐसा कुछ भी नहीं था, इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगा है। बस ये एक अपने माइंड में रखिए। सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड टॉपिक, एंड दैट इज रिटन सोर्सेज के। अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल को देखेंगे, पॉट हेड्स एंड अनबेक्ड ब्रिक्स। मतलब अभी यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि एक पॉट है, उसके ऊपर कुछ तो लिखा हुआ है। वो अभी एंशियंट टाइम का है, इसलिए हम रीड नहीं कर सकते, तो
उन लोगों को समझ में आता था कि एक पॉट्स के ऊपर लिख के भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। वो शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करते थे, कोई स्टोन या फिर वेपन को यूज़ करके, उससे वो पॉट्स के ऊपर लिखते थे। उसके बाद में अनबेक्ड ब्रिक्स, अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रिक्स के ऊपर चीज़ें लिखी हुई है, मैसेज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सरकार लिखा हुआ है इन ब्रिक्स के ऊपर। सो अनबेक्ड ब्रिक्स मतलब जो सेमी फिनिश्ड, पूरी तरीके से रेडी नहीं है, ऐसी जो ब्रिक्स होती थी उसके ऊपर लिखा जा सकता था शार्प ऑब्जेक्ट से। अब हम बहुत सी बार जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम ओपन फील्ड्स में ऐसे ब्रिक्स के बने हुए देख सकते हैं कि ब्रिक्स ऐसे रेडी रहते हैं, बस इनको अभी भट्टी में सेकने के बाद में उनको ऐसे रख दिया जाता है और फिर बाद में कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे वो चीज़ें लग रही होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। सो उस टाइम पे भी अनबेक्ड ब्रिक्स के ऊपर चीज़ें लिखकर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज बार्क ऑफ बिर्च ट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है भुर्ज। भुर्जा ट्री जो होता है उसके जो बार्क मतलब होता है खाल। अभी ये जो झाड़ है इसे कहा जाता है भुर्जा ट्री और द ब्रिच ट्री। इसी की जो खाल होती है उसको पेपर में बनाया जाता है, पेपर के जैसे यूज़ किया जाता है उसकी खाल को। और उस टाइम पे मतलब जो हिस्ट्री थी हमारे एंशियंट टाइम था, उस टाइम पे भी इसी झाड़ के ऐसे खाल को यूज़ करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, उसके ऊपर लिख के एक दूसरे को देते थे और रीड करने का मतलब ऐसे शुरू हुआ रिटर्न कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट कम द स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्थरों के ऊपर लिखे हुए मैसेजेस, उसके बाद में पिलर्स के ऊपर लिखे हुए मैसेजेस, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर प्लेट के ऊपर भी इन्होंने कुछ डिज़ाइंस बना रखे हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पेंटिंग्स के थ्रू और रिटर्न जो था कम्युनिकेशन वो इसी तरीके से होता था, प्लेट्स, उसके बाद में स्टोन्स, इन सब के ऊपर होता था। अभी तो हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजी और सब आ चुका है, सो हमारे पास बुक्स भी है, उसके बाद में हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, उसके बाद में मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, इन सब के ऊपर लिख सकते हैं। सो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आती। बट उस टाइम के जो लोग थे उनके पास में ये सब सोर्सेज नहीं थे, सो वो लोग ऐसे एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे। उसके बाद में देन आफ्टर डेवलपमेंट पीपल स्टार्टेड राइटिंग रिलीजियस बुक्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं रिलीजियस बुक है रामायण, प्लेस, जो ड्रामाज होते थे, प्ले होते थे एक दूसरे से, वो करते थे, वो उस तरीके से कम्युनिकेट करते थे। देन पोइट्री, जिसे अलग अलग जो पोएम्स आती थी उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे, राइमिंग बनाते थे। उसके बाद में साइंटिफिक वर्ड्स, ये सब चीज़ें जो थी वो रिकॉर्ड करने लग गए वो सब। जैसे कि जो कॉपर प्लेट्स का हमने एग्जांपल देखा, तो जो भी महाराजा और उन सब का जो टाइम था, उस टाइम पे जो कोर्ट, रॉयल कोर्ट जो होते थे, जो महाराजा की सत्ता बोलते हैं उसे, सत्ता में जो कोर्ट होते थे, उन कोर्ट्स का जो भी फाइनल डिसीजन आता था वो सब प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड होता था और सब ऐसे रिकॉर्डिंग की जाती थी, ताकि आगे जाके वो रेफर कर सके कि इनका क्या हुआ था पास्ट में। सो ये सब हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल हो चुका है। सो नेक्स्ट वन इज ओरल सोर्सेज। ये हमारा थर्ड मेन टॉपिक ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। अभी ओरल सोर्सेज को हम पिक्चर के थ्रू तो नहीं बता सकते हैं, बट मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल यहाँ पे बताए हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ओरल सोर्सेज कैसे होते थे। अभी फोक सॉन्ग्स, जो पुराने ज़माने के जो गाने होते हैं, जैसे अभी हम एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं कि कोई ब्लैक एंड वाइट टाइम जो था, ब्लैक एंड वाइट ज़माना जो था, उस टाइम के गाने, वो फोक सॉन्ग्स। उसके बाद में जो आपके जो भी आप लैंग्वेज स्पीक करते होंगे, उसमें भी आपके दादा दादी, उनको पूछिएगा आप कि कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो सालों से सुनते आ रहे हैं, उन्हें कहा जाता है फोक सॉन्ग्स। उसके बाद में कहानियाँ होती है, अलग अलग तरीके की कहानियाँ होती है, हॉरर में होती है। उसके बाद में एक्सपीरियंसेस होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद में रियल फैक्ट्स होते हैं। वो सब चीज़ें जो थी वो एक दूसरे को मुंह से बोल के सुनाए जाते थे। सो वो सारे जो है वो सोर्सेज ओरल सोर्सेज में आते हैं। लिटरेचर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लिटरेचर पास फ्रॉम जनरेशन मतलब जो आप लैंग्वेज स्पीक करते हो वो बहुत बहुत पुराने टाइम से, मतलब बहुत पहले से आप
बोलते आ रहे होंगे, उसी को आपके पेरेंट्स ने, दादा दादी ने, वो एक दूसरे को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते आए, एक दूसरे को देते गए, वो सिखाते गए एक दूसरे को कि ये लैंग्वेज जो है ये हम शुरू से बोलते आए हैं, हमारे पहले की जो जनरेशन थी वो ये लैंग्वेज बोलती थी। सो ये सारे जो है वो हिस्ट्री के ओरल सोर्सेज बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले का जो पीरियड था उसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास साइंस एंड सिंबल थे, और बाद में उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू, कॉपर प्लेट्स के थ्रू, ब्रिज ट्री के बार्क के थ्रू, ये सब सोर्सेज एक एक करके बनते गए और एक दूसरे से उन्होंने कम्युनिकेट चालू किया। सो अब इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। सो एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज फ्रॉम स्टोन एज एरा टू 8th सेंचुरी ऑफ CE। अभी जो हमारा इंडिया का जो एंशिएंट हिस्ट्री था वो स्टोन एज से 8वीं सेंचुरी जो थी, एक सेंचुरी के अंदर 100 साल आते हैं। सो 8वीं जो सेंचुरी थी हमारी, एंड कॉमन एरा, मतलब CE मतलब होता है कॉमन एरा। सो इस टाइम से हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चालू किया, मतलब हमें जो रिटन सोर्सेज मिलते गए वो इस टाइम के बाद से मिलते गए। एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज फ्रॉम स्टोन एज एरा टू 8th सेंचुरी ऑफ CE। उसके बाद में सिंस द स्क्रिप्ट वेयर नॉट प्रेजेंट बिफोर दैट, सो वी लर्न दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में बात की कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के हेल्प से ही हमें पता चलता है कि क्या हिस्ट्री थी उस टाइम पे। तो जैसे कि हमारे पास में रिटन सोर्सेज नहीं थे, तो बाद में जैसे ही रिटन सोर्सेज आने लगे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे ज़मीन के बाहर निकाल के दुनिया को इंट्रोड्यूस किया। और नॉट ओनली रिटन सोर्सेज, बट जैसे कि हमने देखा मटेरियल सोर्सेज भी थे, जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट पीरियड ऑफ 1500 BCE एंड ऑनवर्ड्स कैन बी स्टडीड थ्रू वेदास। अभी यहाँ पे बोला गया है कि 1500 BC बिफोर क्राइस्ट एरा, इसके पहले और इसके बाद से लेके तो अभी तक हमने जो है हिस्ट्री के बारे में रिटन सोर्सेज के थ्रू पता किया है। और वेद, ये नाम तो आपने सुना होगा, वेदास जो है वो बहुत मतलब पहले लिखे गए। और जैसे कि मैं आपको वेदास के अभी जो टॉपिक निकला है, तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा वेद के बारे में, कि वेद भी जो है वो पहले रिटन फॉर्म में नहीं थे। वेदास जो है वो पहले रिटन फॉर्म में नहीं थे। लोगों ने ऐसी टेक्निक बनाई थी जिससे वो पूरे वेद को लर्न करके रखते थे, पूरा मेमोराइज कर लेते थे वो वेदास को। ऐसी टेक्निक बनाई थी लोगों ने। और बाद में जब जैसे ही रिटन, जैसे कि उन्हें पता चला कि हम लिख के भी इसे कर सकते हैं, सेव कर कर रख सकते हैं हमारे पास में, तो लोगों ने वेदास को भी लिखा और हमारे पास में अब वेद बुक मिल जाती है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे ब्राह्मण, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्राह्मणास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेस, पोएम्स, स्टोन्स, पिलर्स एक्सेट्रा, ये सब जो है हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज बन जाते हैं और हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में जो है इन्हीं से पता चलता है। Now let's move towards our last topic, that is precautions to be taken while writing history. अभी ऐसा इतना आसान नहीं होता है हिस्ट्री को बनाना या फिर हिस्ट्री बोल देना कि भाई हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत पुराना है, मतलब वो हिस्ट्री नहीं हो जाता है। हिस्ट्री जो होता है उसे स्टडी किया जाता है बहुत डीपली, मतलब उस पेपर को मतलब स्क्रैच करके देखते हैं कि कितना पुराना है वो। बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके ऊपर अलग अलग टाइप से एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि पता चले कि वो कितना पुराना हो। अभी हम उसे रीड करेंगे। दैट इज, अ रिटन डॉक्यूमेंट कैनॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज एन ओल्ड। इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली as to who wrote it and why and when it was written। अभी इसका मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट को बस ऐसे ही हिस्ट्री नहीं मान लिया जाता है। जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड इट डजंट मीन इट इज़ हिस्ट्री। उसे बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन किया जाता है कि किसने उसे लिखा है, क्यों लिखा है और कब लिखा गया था।
then the conclusion drawn on the basis of various genuine documents have to be cross-checked and cross-aborted with one another. मतलब जो अभी समझो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि भाई हिस्ट्री है ये सही में, तो उसे फिर से एक बार क्रॉस चेक किया जाता है कि वो एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं, कॉमन चीज़ तो नहीं है ये, मतलब सभी लोगों के पास में हो सकता है, ऐसा भी है, बट क्या वो हिस्ट्री है एक्चुअली, उसे क्रॉस चेक किया जाता है। और फिर सच क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। ऐसा बहुत ही क्रिटिकल, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, टफ एक एनालिसिस किया जाता है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसी से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री इनसे बनी है, या फिर इस डॉक्यूमेंट से बनी है, या फिर इस मटेरियल से बनी है। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर हिस्ट्री बनने लायक है। सो दिस वाज आवर सेकंड यूनिट. Thank you guys for listening to this video. Do like, share and subscribe to our channel, The Backbenchers Academy.